तो चलिए दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था शाहनामा के लेखक। ठीक है, तो शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी द्वारा लिखा गया था। फिर हमने आगे पढ़ा था फरिश्ता। तो फरिश्ता ने पुस्तक लिखा था तारीख़ फरिश्ता। गुलशन इब्राहिमी, और ये फरिश्ता का पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। और ये जो किताब लिखा था तारीख़ फरिश्ता, ये इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित करते हुए लिखे थे। यहाँ तक हमने पिछले में देखे थे। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। अब आएंगे महमूद गजनी के सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी के बारे में। तो चलो थोड़ा सा अब अल बरूनी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर लेता हूं। मैं फिर से ये अल बरूनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अल बरूनी, ये है अल बरूनी भाई। पूरा कलर नहीं हो रहा है, ये हो जाए अल बरूनी। अल बरूनी, इसके बारे में जो जो चीज याद रखना है मैं बताता हूँ। ये 11वीं सदी में भारत आया था। मेन चीज इसमें से दो तीन चीजें हमको याद रखना, मैं बताऊंगा हाईलाइट करते हुए। तो ये 11वीं सदी में हमारे क्या आया था, भारत आया था। और इन्होंने पुस्तक लिखा था किताब उल हिंद। कौन से पुस्तक लिखा था? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद पुस्तक लिखा था, जिसमें भारत की सामाजिक संस्कृति की जानकारी हमको देखने की मिलती है। कि ये जो आया था 11वीं सदी में आया अल बरूनी, और इन्होंने भारत की जो भी सामाजिक सांस्कृतिक जो स्थितियां उस समय थी, उन समस्त चीजों की जानकारी उन्होंने अपने पुस्तक किताब उल हिंद में लिखी थी। और ये ऐसा मुस्लिम शासक था जिन्होंने हिंदू ग्रंथों में के जैसे कि पुराणों का क्या किया था, अध्ययन करने वाला ही पहला मुस्लिम शासक मुसलमान था। इन्होंने, अल बरूनी ने क्या किया था, हमारे पुराणों का अध्ययन किया, उसके बारे में पढ़ा। इसका जो जन्म हुआ था 973 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखना। तो मेन चीज इसमें से फर्स्ट 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और ये खीवा के रहने वाले थे। पूछ सकता है भाई अल बरूनी कहाँ के रहने वाले थे? तो अल बरूनी खीवा के रहने वाले थे। और ये भारत कब आया था? तो 11वीं सदी में आया था। कौन सा पुस्तक लिखा था? किताब उल हिंद लिखा था। इनका जन्म कब हुआ था? 973 ईस्वी में। ये कहाँ के रहने वाले थे? खीवा का। अच्छा, पुराणों को अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल बरूनी। तो याद रखे रहेगा, जब क्वेश्चन सेट लगाएंगे ना, तो आपको उस समय ये सारी चीजें आपको अच्छे से बनना चाहिए। आगे देखिए, ये जो व्यक्ति है, ये इतिहासकार के साथ साथ अन्य चीजों में भी रुचियां रखते थे। ये खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र इत्यादि के बारे में इसको बहुत ज्यादा नॉलेज थी। इसने संस्कृत का अध्ययन किया। याद रखे ना, बार बार बोल रहा हूँ, प्रश्न बनेगा। संस्कृत का अध्ययन किया मतलब हमारे पुराण संस्कृत में थे ना, संस्कृत का अध्ययन किया। और अनेक संस्कृत रचनाओं का भी उपयोग इन्होंने किया, जैसे कि इसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है, इनके द्वारा उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वराहमिहिर, ये बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलेगा। इन्होंने जगह जगह पर हमारे भागवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण आदि को भी उजागर किया। जो अल बरूनी है, इन्होंने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की थी। तो याद रखना, तहकीक ए हिंद किसने लिखा है? तो तहकीक ए हिंद लिखा है अल बरूनी द्वारा। और ये कौन सी भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। अच्छा, तो ये अरबी भाषा में लिखा, तो इसको ट्रांसलेट किसने किया हिंदी अंग्रेजी में भाई? तो इसको ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति का नाम है
एडवर्ड साची। एडवर्ड साची ने क्या किया, इसको अंग्रेजी भाषा में क्या किया, अनुवाद किया। किस चीज को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया? अल बरूनी द्वारा लिखे तहकीक ए हिंद को एडवर्ड साची ने अंग्रेजी भाषा में क्या किया, अनुवाद किया। और इसका हिंदी में जो अनुवाद किया है वो रजनीकांत शर्मा है। तो इनको याद रखना। बुक लिखा था तहकीके हिंद अरबी भाषा में, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया एडवर्ड साची, और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है रजनीकांत शर्मा। कुछ अब गजनवी के बारे में कुछ थोड़ा सा और जानकारी देख लेते हैं। महमूद गजनवी इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? गजनवी ने चलाए थे। और इनके जो सिक्के में संस्कृत भाषा में क्या हुआ करते थे, लिखे हुआ करते थे। ये चांदी के सिक्के चलाने वाले कौन है? महमूद गजनवी। और ये इसके सिक्के में किसमें कौन सी भाषा में लिखा रहता है? तो संस्कृत भाषा में लिखा रहता है। महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्के दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में लिखे थे। ऊपरी भाग, इसके जो ऊपरी भाग में संस्कृत भाषा में, और इन्होंने एक तरफ अरबी भाषा में क्या किया था, लिखा था। तो चांदी के सिक्के चलाने वाले व्यक्ति का नाम कौन है भाई? गजनवी, याद रखिए रहेगा। और इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा था? संस्कृत और अरबी भाषा में, दोनों में सिक्के में लिखे गए थे, अंकित किए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। और जो संस्कृत भाषा में इसके सिक्के में क्या लिखा था, तो कभी अगर पूछ दे बड़ी एग्जामों में तो इसको हाईलाइट करके याद रखे रहना। मैं इसको अलग कलर में हाईलाइट कर देता हूं। अव्यक्तमेकम मोहम्मद अवतार निरूपति महमूद। ठीक है, अव्यक्तमेकम महमूद अवतार निरूपति महमूद, ये उस सिक्के में इन्होंने अंकित कराए हुए थे। तो यहां से हमारा महमूद का किस्सा खत्म होता है। महमूद गजनवी का किस्सा यहां से होता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे मध्य एशिया के शासक के बारे में। मध्य एशिया के शासक के बारे में देखेंगे। जो पृथ्वीराज, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बारे में है ना, ये लड़ाई चला था, उसके बारे में, पानीपत, इसके बारे में पढ़ेंगे। मध्य एशिया वाला ये यहां से हाईलाइट करते हैं, मध्य एशिया के शासक। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मध्य एशिया के शासक की ओर चलेंगे। तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ये 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीत लिया था। इसके पीछे बहुत अच्छा किस्सा है भाई। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है, ये सबसे पहले आता है और आने के बाद क्या करता है, प्रथम बार ये 1175 में ईस्वी में मुल्तान पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। फिर ये क्या करता है, 1205 में साम्राज्य विस्तार करने लगता है, अपने राज्य को बढ़ाना चालू कर देता है मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद। पहले भी भारत पहुंचा नहीं है ना, मुल्तान पे है अभी तक। मुल्तान पर आक्रमण करेगा, फिर अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहता है, फिर बढ़ाना चाहता है। इसलिए क्या करता है, ये भारत पर चढ़ाई करता है, मतलब अपने राज्य को विस्तार करने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए क्या करता है, ये भारत पर आक्रमण करता है, चढ़ाई करता है। उस समय मोहम्मद गौरी ने
कब की बात है ये? 1178 ईस्वी। ठीक है, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। क्या करता है ये? आता है अपना राज्य विस्तार को उद्देश्य से और ये गुजरात पर आक्रमण कर देते थे। और उस समय वहां के जो राजा थे मूलराज या मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय, याद रख लेना, जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था भीमदेव द्वितीय ने कराया था। और भीम प्रथम के शासनकाल में उस मंदिर को लूट के चले गया था। इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना। और इसकी जो माता थी नायिका देवी, याद रखे रहना भाई, भीमदेव द्वितीय। ठीक है, तो भीम मूलराज और इसकी मम्मी थी, माता श्री थी नायिका देवी। इन्होंने इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में, है ना, इन्होंने बहुत अच्छे से क्या किया, आबू पर्वत के निकट गौरी का डट के मुकाबला किया। जब लड़ाई चला तो कुशल नेतृत्व के कारण, नायिका देवी के कुशल नेतृत्व के कारण आबू पर्वत के निकट गौरी के साथ घमासान लड़ाई चला। और उस लड़ाई में क्या हुआ, ये जो मोहम्मद गौरी है ये हार गया और हार के क्या हो गया, भाग गया। फिर क्या होता है, अब हारा हुआ व्यक्ति है, फिर ये क्या है, ये तो ढीठ आदमी है ना, क्या करेगा, फिर से आएगा आक्रमण करने के लिए। अब फिर आक्रमण करने के लिए क्या करता है, पानीपत का लड़ाई होता है, सॉरी तराइन का युद्ध होता है। तो तराइन का युद्ध करता है। पहली बार जो तराइन का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, ये हुआ था 1191 में। पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या करता है, ये लड़ाई करता है। उस समय भी हारा जाता है, लेकिन हमारे राजा क्या थे उस समय, दान वाला भाई, हारा हुआ है निशस्त्र को, हाँ मतलब क्या है, हाथ नहीं उठाएंगे, ऐसे सोच के क्या करते थे, छोड़ देते थे। अब वो हारा तो था, फिर क्या किए, पृथ्वीराज से पहली बार 1191 में हार गए। तो 1191 में हारने के बाद क्या है, वो फिर से चले गया। फिर कुछ समय के बाद अपना दल बल लेके फिर से अपना शक्ति बढ़ा के फिर से आया और फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध चालू होता है 1192 ईस्वी में। और इस बार क्या होता है, मोहम्मद गजनी पृथ्वीराज चौहान को क्या कर देता है बच्चों, हरा देता है। तो मोहम्मद गौरी इस बार हरा देता है और हराने के बाद इसका स्टोरी सुनना या देखना, सर्च करके देखना किस प्रकार से क्रूरता के साथ मोहम्मद जो गौरी है वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और इसके आंख में गरम चलिए जो रहता है ना, देखना इसकी आंख को क्या कर देते हैं बच्चों, इस फोड़ देते हैं, अंधा कर देते हैं। तो इस प्रकार से दैनिक मतलब दर्दनाक क्या कर देते थे, सजा भी देते थे। लेकिन पृथ्वीराज भी कम नहीं थे, इन्होंने भी क्या किया था, चंद्रबरदाई वाला आप किस्सा सुने होंगे, नहीं दिखता था फिर भी से चंद्रबरदाई के दोहे के अनुसार, ठीक है, वो कमांड देता है। और जब राजा ऊपर में बैठा रहता है मोहम्मद गौरी, तो जब दिखाई नहीं देता है उसके बावजूद भी क्या करता है, ये उसको तीर से उसको मार के क्या कर देता है, इसका अपना बदला पूरा करता है। इसका स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप एक बार अच्छे से यूट्यूब में इसको सर्च करके देखना, मजा आएगा। ठीक है, और उसके बाद मुझे और अच्छे से बताइए। अभी हम लोग को आगे बढ़ना है। अब जो आगे क्या होगा, इसके पराजय के बाद युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण, यहाँ हमारे इतिहास की दृष्टि से देख लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर क्या होता है 1194 में, जस्ट 2 साल बाद, है ना, 1194 में ये जो मोहम्मद गौरी है अपना राज्य को फिर से बढ़ाना चाह रहा है। तो ये क्या करेगा, मोहम्मद गौरी चंदावर के युद्ध, है ना, चंदावर के युद्ध, चंदावर में फिर क्या करेगा, युद्ध करेगा। ये इसको हाईलाइट कर देता हूं भाई, 2 साल बाद हुआ था, ये याद रखे रहने वाला, चंदावर के युद्ध। और उस समय कन्नौज के गढ़वाल राजा, कहा उस समय का जो चंदावर का जो युद्ध हुआ था,
राजा जयचंद को क्या करता है, पराजित करता है। इसको भी याद रखने का प्रश्न बनेगा, चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ये राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। कौन जीता था, तो ये जीते थे मोहम्मद गौरी जीता था, राजा जयचंद पराजित हुए थे। चंदावर जो भी वर्तमान में आप लोग फिरोजाबाद जिले के यमुना तट पर ये स्थित है। चंदावर जो भी है फिरोजाबाद के यमुना तट पर स्थित आपको देखने को मिलेगा। अभी मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। ये क्या किया था, इन्होंने देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई, ठीक है। इन्होंने जो सिक्का चलाया, इन्होंने सिक्का में देवी लक्ष्मी की क्या बनाया था, सिक्के में आकृति बनाई थी, छवि बनाई थी। और दूसरी तरफ कलमा जो अरबी भाषा में लिखा हुआ था। तो दो चीजें याद रखना, अगर पूछेगा कि माता जो लक्ष्मी जी की आकृति है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो याद रखना मोहम्मद गौरी द्वारा बनाया गया था। सिक्के में एक तरफ भाग में लक्ष्मी का आकृति था और दूसरे तरफ भाग में कलमा लिखा हुआ था अरबी भाषा में। तो ये सिक्के जो चलाए थे अपने सिक्के, मोहम्मद गौरी द्वारा जो सिक्का चलाया था उसमें लक्ष्मी की आकृति और एक तरफ कलमा लिखा था। इन्होंने इक्ता प्रथा भी स्थापित किया था, ठीक है। इसको भी याद रखना, इक्ता प्रथा किसने स्थापित किया था, तो इक्ता प्रथा स्थापित मोहम्मद गौरी द्वारा ही किया था। गौरी के विजय के बाद इन्होंने इक्ता प्रथा को लागू किया था। 1192 ईस्वी में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उनमें एक नाम आप सुनोगे, कुतुब बिन ऐबक। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, कुतुब बिन ऐबक। ये विशेष इसका योगदान देखने को मिलेगा, इनका भूमिका बहुत ही रोल रहा था, है ना। इन्होंने बहुत अच्छे से प्रतिनिधि और अपने कार्य को अच्छे से किया, जिसके कारण इसको क्या किया, उत्तर भारत में प्रशासन संभालने को भी दे दिया। आगे चल के भी बनेगा। ये जो क्या होता है, कुतुब बिन ऐबक जो है, ये तुर्की शक्ति का विस्तार भी इनके द्वारा किया जाता है। आप फिर आगे जब बढ़ोगे, मुगल में आ जाओगे, तो अब आ जाएगा कुतुब बिन ऐबक। तो कुतुब बिन ऐबक उस समय जब युद्ध हुआ था तराइन में, तो अच्छा भूमिका निभाया। फिर उसको क्या किया, जाओ तुम भी खुश रहो करके उसको उत्तर भारत का क्या दे दिया गया था, उत्तर भारत का मतलब यहाँ पे शासन करने के लिए दे दिया गया था। और जो कुतुब बिन ऐबक है, ये तुर्की शक्ति का भी बहुत ज्यादा तेजी से विकास किया। आगे देख सकते हो बंगाल विजय, उत्तरी बंगाल की विजय। उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में जब देखोगे, ठीक है, उत्तरी बंगाल विजय के बारे में जब देखोगे, तो ये जो गौरी आया था, ये ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उत्तर बंगाल को भी जीतूंगा करके। बट यहाँ पे फिर से एक व्यक्ति आएगा जो गौरी का क्या था, दास हुआ करता था। उसका नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। खिलजी मूवी सुने भी होंगे ना। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये दास हुआ करता था, किसका, खरीदा था। इसका भी स्टोरी बहुत सारा अच्छा देखने को मिलेगा। तो इन्होंने बंगाल प्रांत पर विजय किया था, उत्तर बंगाल पे किया था। उसने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार को भी क्या कर लेता है, जीत लिया था। और इसका जो मेन आप जो देखोगे, ये बहुत ही जो गलत जो कार्य किया अभी, है ना, ये इन्होंने क्या किया था, नालंदा और विक्रमशिला, जो बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, नालंदा और विक्रमशिला, इन दोनों को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। तो इसको याद रखना, नालंदा को तहस नहस करने वाला कौन है, तो बख्तियार खिलजी। उत्तर बंगाल पे विजय प्राप्त करने वाले कौन है, तो उत्तर बंगाल पर तो यह बख्तियार खिलजी, है ना। और ये किसके गुलाम थे, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी गौरी के गुलाम थे, दास थे, ठीक है।
ये 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य इन्होंने बंगाल पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और उस समय जब बंगाल पर आक्रमण किया था तो वहां हमारे यहाँ के जो राजा थे, शासक राजा थे, उसका नाम था लक्ष्मण सेन। ये युद्ध लड़े ही भाग गए भाई, ऐसे तो डरपोक हमारे यहाँ रहते हैं। ठीक है, ये बिना युद्ध लड़े क्या करे, भाग गए। तो बिना युद्ध जब लड़े भाग गए तो क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने जो तुर्की तुर्की पर क्या किया था, तुर्की सेना ने यहाँ पर राजधानी, तुर्की सेना ने राजधानी नदिया पर प्रवेश कर, मतलब ये जो राजा तो भाग गया था, तो यहाँ की राजधानी पर प्रवेश करके बहुत ज्यादा लूटपाट किया, मारपीट किए, है ना। तो ये इसके कारण से सारी चीजें हुआ। राजा के अनुपस्थिति के कारण जितने भी नगरवासी थे उनको क्या करना पड़ा बच्चों, आत्मसमर्पण करना पड़ गया। जब लड़ने वाला ही नहीं रहेगा राजा तो क्या करना पड़ेगा। और ये भाग के बंगाल में छुप गए थे। देखो हमारे यहाँ के शासन के ऐसे ऐसे राजा महाराजा थे भाई। अरे लड़ लेता, उसके बाद जो भी होता। आप लोग क्या सोचते हो, आपके हिसाब से लड़ना चाहिए था ना, भाग गए, भाग के क्या किया। चलो हमको उसमें नहीं जाएंगे, इतिहास में जो भी किया होगा। तो याद रखना, बंगाल पर आक्रमण करने वाला जो है खिलजी है, नालंदा विक्रमशिला को नष्ट करने वाला भी खिलजी है। आक्रमण किया था 1198 से 1203 में वहां। और बंगाल के जो समय जो राजा थे उनका नाम है लक्ष्मण सेन। और जिसके कारण वो भाग गए, तो वहां पे वहां के जो तुर्की जो सेना ने बहुत ज्यादा लूटपाट मचाया और वहां के नागरिकों को क्या करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। और ये जो इख्तियारुद्दीन है, और ये कहाँ को अपना राजधानी बनाता है, लखनौती को अपना राजधानी बनाता है। हबीब के अनुसार हबीब कहता है कि तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। हबीब बोलते हैं कि जो तुर्क ने जो आक्रमण किया, जिसके कारण से शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति ये दोनों हमको देखने को मिला। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे अभी शुरुआती दौर में देखे हैं। तो अब आगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो केयरफुली अच्छे से बताइएगा।